Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you're watching me on Let's Learn Mathematics. So students, आज का जो फंक्शंस का लेक्चर है वो होने वाला है स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। काइंड्स ऑफ फंक्शंस से हमने स्टार्ट किया है एंड पूरा 1 ऑन 2 मैनी 1 इनटू जितने भी टाइप्स के फंक्शंस होते हैं सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एंड फिर 2 लेक्चर्स में आपका जो है क्लास 12th का फंक्शंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड सेकेंड लेक्चर में हम फिर आगे की एक्सरसाइज करेंगे एंड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ फंक्शंस को देखेंगे, ओके। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़ एज सून एज पॉसिबल एंड ऑल्सो डू कॉमेंट मी वॉट एवर द क्वेरीज एंड डाउट्स you have in mathematics. All right, so without wasting our time, let's get started with the lecture. सो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आप पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बट उससे पहले आपको ये ज़रूरत है समझने की कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस ये बना क्यों, ठीक है। फंक्शंस क्या काफ़ी नहीं था जो उसमें भी हमने कैटेगराइज कर दिया, ठीक है, तरह तरह के फंक्शंस को। तो ये जो है ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ की वजह से हुआ है, ठीक है। अब देखो, अगर f इज़ अ फंक्शन मान लेते हैं फ्रॉम a टू b, ठीक है, जहाँ पे a क्या है, डोमेन होता है एंड b होता है कोडोमेन, ठीक। इतनी बात यहाँ तक सबको पता है, ठीक है। तो अगर आप a मान लो किसी एक सेट को एंड b एक दूसरा सेट मान लो, तो मान लो यहाँ a1 है, a2 है, a3 है, a4 है एंड यहाँ पे b1, b2, b3 एंड b4। ऑलराइट, सो क्राइटेरिया क्या होता है फंक्शन होने के लिए, ठीक है। ऐसे तो ये रिलेशन होता है बट फॉर बीइंग अ फंक्शन इसको दो चीज़ें, दो कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। वो ये होती हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स जो है कि इमेज बना रहे हों, कहाँ पर बना रहे हों, बी के अंदर, ठीक है। ये चीज़ होती है सबसे पहली चीज़ कि ए के कोई भी एलिमेंट को छूटना नहीं चाहिए बी में इमेज बनाने थे। तो मान लीजिए आपकी ये इमेज बनी यहाँ पे, इसकी इधर बनी, फिर इसकी ऐसे बनी, फिर इसकी मान लो ऐसे बन गई, ठीक है। इस तरह से इमेज बनी है, ओके। एंड हर एक एलिमेंट की कोई एक ही इमेज होनी चाहिए, ये होती है दूसरी कंडीशन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि A2 की इमेज B2 भी है एंड A2 की इमेज B3 भी है, ये नहीं होना चाहिए। तो जो भी मैंने यहाँ पे बनाया है दैट इज़ अ फंक्शन, क्योंकि A1, A2, A3, A4 ये चारों जो है कि इमेज बना रहे हैं B में एंड इन चारों की सिंगल इमेज ही बन रही है। दैट मीन्स A1 की B1, A2 की B2, A3 की B2 एंड A4 की B2, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं बट इसमें भी अब हमें तरह तरह के फंक्शंस इसमें भी कैटेगराइज करना है, क्योंकि एक फंक्शन किसी और टाइप का है, एक फंक्शन किसी और टाइप का है, तो वो हम किस बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ देखिए यहाँ पे क्या क्या होती हैं। वो ये होती है कि मान लेते हैं कभी कभी किसी फंक्शन में होता है कि कोई भी एलिमेंट आपका यहाँ पे छूटता नहीं है, जैसे यहाँ पे B4 है, ठीक। तो अगर मान लीजिए B4 यहाँ पे नहीं होता है ना, एंड ये बस इतना ही होता, इसका पूरा जो कोडोमेन है वो इतना ही होता, तो उसमें ये होता ना कि एक भी एलिमेंट नहीं छूटा, है ना। तो इस तरह का कोई फंक्शन हो सकता है, बन सकता है ना। एंड इसमें ये चीज़ हो सकती है कि सबके अलग अलग एलिमेंट्स हों, जैसे कि इस टाइप से बन सकता है A1, A2, A3। मैंने दूसरा ले लिया है यहाँ पे, तो उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। दूसरा ले लिया, ऊपर वाले पे ध्यान मत देना, ये समझ लो दूसरा, या फिर यहाँ पे A4 लिख देती हूँ मैं फिर से, तो वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यही ऊपर वाला है। तो अब इसमें देखो कि यही है एंड इसमें कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है, ये इसके पास जा रहा है, ये इसके पास जा रहा है, ठीक है। एंड मान लो जा रहा है तो ये वाला इसके पास चला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जैसे यहाँ पर है कोई भी एलिमेंट इसमें क्या कर रहा है, नहीं छूट रहा है। जैसे यहाँ पे B4 था ना, तो B4 वैसे लिख दे रही हूँ मैं, इसमें छूट रहा है, इसमें नहीं छूट रहा है ना। तो इस बेसिस पे एक हो जाएगा आपका, ठीक, टाइप ऑफ फंक्शन। ऐसे ही आपका हो सकता है कि डिफरेंट जो है कि इमेजेस, जैसे इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 हैं, तो 4 जो है अपने वो 4 बनाएंगे। मान लीजिए ऐसे हो सकता है A3 को इरेज कर दूँ मैं,
ये इसके साथ बना रहा है, एंड A3 जो है कि आपके पास A4 के पास चला जा रहा है। तो इसमें है कि कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं हो रहा है कि A2 का भी इमेज B2 ही है एंड A3 का भी इमेज B2 ही है, ऐसा नहीं हो रहा है इसमें हो रहा है हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है ना, इस टाइप से हो रहा है। एंड किसी किसी केस में आपने अभी देखा कि जो डोमेन है एंड रेंज है वो दोनों इक्वल है, कभी कभी है कि रेंज और डोमेन इक्वल नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया गया है, फंक्शंस को कैटेगराइज कर दिया गया, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी उनकी कर दी गई है कि अच्छा चलो कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल होगा तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ठीक है, हर एक फंक्शन की अपनी अलग इमेज होगी, कोई कॉमन इमेज नहीं होगी दो एलिमेंट्स की, तो उन फंक्शंस को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ऑलराइट। तो इसी वजह से हम जो है कि फंक्शन को कैटेगराइज करते हैं एंड काइंड्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ फंक्शंस बनाए गए हैं इसीलिए, ऑलराइट। तो चलिए हम काइंड्स ऑफ फंक्शंस अब देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहला जो फंक्शन है आपका वो है 1-1 फंक्शन। अब 1-1 फंक्शन में क्या खास बात होती है, ठीक है, किस तरह के फंक्शन को आप 1-1 बोलोगे वो देखो। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन f such that it is defined from a to b, okay, is said to be a 1-1 फंक्शन और एन इंजेक्शन। अब इसमें ये देखिए 1-1 फंक्शन को आप इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप इन्हें इस तरह के फंक्शन को, जो भी फंक्शन दिया है दैट इज़ डिफाइंड फ्रॉम a to b, उससे आप 1-1 या फिर इंजेक्शन फंक्शन कब कहोगे, तब कहोगे व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ A हैव डिफरेंट इमेजेस इन B, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ A की डिफरेंट इमेजेस होंगी B में, ओके। तो इसके कहने का मतलब क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल इफ आई से A एंड B, यहाँ पे हमने दो सेट्स ले लिए हैं, ओके। सो व्हाट आई हैव हियर A1, A2, A3 एंड हियर B1, B2 एंड B3, ऑलराइट। तो ये चीज़ें हैं। तो मान लेते हैं इसमें A1 की इमेज A2 है, A2 की इमेज A1 की इमेज B1 है, A2 की इमेज B2 है, A3 की B3 है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि हर एक एलिमेंट की, ठीक है, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। मतलब ऐसा केस नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि मान लेते हैं A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया एंड B1, B2, B3 हो गया, तो A1 की इमेज B1 है एंड A2 की भी B1 है एंड A3 की B2 है, ठीक। तो ये केस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हर एक जो है कि एलिमेंट वो अलग अलग इमेज रख रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई दो एलिमेंट्स हैं A के, उनकी एक ही इमेज है, जबकि इसमें हो रहा है, इसमें A1 एंड A2 की सेम इमेज है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे FA1 जो है आपका इज इक्वल टू B1 है वो, एंड F ऑफ A2 जो है वो आपका वो क्या है, वो आपका वो भी B1 है, ठीक है। तो ये केस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। किसके केस में, 1-1 के केस में। 1-1 के केस में हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होगी। ऐसा नहीं होगा कि किन्हीं दो एलिमेंट्स की एक कॉमन इमेज मिल जाए, ठीक है। तो ये वाला जो सेट हो गया आपका, ठीक, ये वाला जो दो सेट्स दिए हुए, ये वाला जो फंक्शन हो गया आपका, वो हो जाएगा आपका, ठीक है, वो 1-1 नहीं होगा, ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1-1 फंक्शन, ठीक है। मतलब 1-to-1 कनेक्शन, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 1-to-1, यहाँ से एक है तो यहाँ से एक है, ठीक, यहाँ से एक है, यहाँ से एक है, यहाँ से एक है, एंड डिफरेंट इमेजेस हैं, ओके, डिफरेंट इमेजेस। सेम किसी का भी नहीं आएगा। ठीक उसी तरह जैसे मेरी परछाई है तो वो मेरी ही रहेगी, ठीक, किसी और इंसान की नहीं बन सकती, ठीक है। तो सेट ऑफ शैडोज़ आप ले लो एक तरफ एंड सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स ले लो एक तरफ, तो किसी दो इंसान की एक ही इमेज जो है कि नहीं बनेगी, अलग अलग शैडोज़ होंगी, ठीक है, वो बनेंगी। कॉमन जाके ये नहीं होगा कि यहाँ से दो एलिमेंट हो गए एंड यहाँ इमेज एक ही बन रही है दोनों की, ठीक है, ये चीज़ नहीं होने वाली। तो इस वाले जो केसेस होते हैं ये वाले, इन्हें आप 1-to-1 नहीं बोलोगे एंड इन्हें आप 1-1 कहोगे, ऑलराइट। इसमें ये नहीं आपको कुछ भी देखना है फ़र्क कि नीचे कोई कोडोमेन में आपके कोई एलिमेंट बच रहा है कि नहीं बच रहा है,
ठीक है, इसमें नहीं बच रहा है, इसमें बच रहा है, ये चीज़ नज़रअंदाज करिए। अभी ये चीज़ के लिए दूसरे कैटेगरी का फंक्शन हमने डिफाइन करना होता है। ओके, ये चीज़ आपको नहीं देखनी है, बस ये देखना है कि हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, किन्हीं दो एलिमेंट्स की कॉमन इमेज नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, तो वो हो जाएगा आपका 1-1 फंक्शन। एक तरह से आप इसे भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो इसमें, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था वही चीज़ है कि f ऑफ a1 इज़ इक्वल टू f ऑफ a2 है अगर, ठीक है, कि मान लीजिए a1 की इमेज आपकी इक्वल है किसके, a2 की इमेज के, तो इसका मतलब ये होगा कि a1 और a2 आपस में इक्वल हैं। ठीक है, यानी कि a1 और a2 एक ही हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स नहीं हैं, क्योंकि इमेजेस सेम तभी होंगी जब एलिमेंट्स सेम होंगे। ठीक है, एलिमेंट वही होगा, ऐसा नहीं होगा कि इमेजेस जो है कि सेम आ रही हैं एंड एलिमेंट्स जो है कि इक्वल नहीं है। तो ऐसे केसेस में 1-1 नहीं होगा। 1-1 के केस में a1 शुड बी इक्वल टू a2। ठीक है, एंड जिस केस में f1 इज़ नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, fa1 इज़ नॉट इक्वल्स टू fa2, तो उस केस में a1 इज़ नॉट इक्वल टू a2 होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि a1 इज़ इक्वल टू a2 एंड अलग अलग इमेज जो है कि बन रही हैं। ऑलराइट, ये चीज़ नहीं होगी। अब देखिए ऑन टू फंक्शन में, ऑन टू फंक्शन में क्या है, अ फंक्शन विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम, यहाँ से f, ठीक है, इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम a to b is said to be an onto function if every element of b is the image of some element of a। ठीक है, तो इसमें क्या है, हर एक एलिमेंट जो है b का वो क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए a के किसी न किसी एलिमेंट का। ठीक है, तो चलो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। a b आपके दो सेट्स हो गए, अब इनको ले लीजिए दो सेट्स, इसमें आप ले लीजिए a1 a2 a3 एलिमेंट्स एंड इसमें ले लीजिए b1 b2 एंड b3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें a1 की इमेज मान लीजिए b1 है, a2 की इमेज b2 है एंड a3 की इमेज b3 है। तो जब इस तरह का आपका बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, इस तरह का जो फंक्शन बनेगा, तब वो फंक्शन कहा जाएगा आपका ऑन टू, बिकॉज यहाँ पे जो आपका b1 b2 b3 है, यही आपका क्या है, यही एलिमेंट्स हैं आपके रेंज के भी एंड यही आपके कोडोमेन के भी वो हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी डेफिनेशन लिखी है ना, इसमें लिखा हुआ है कि हर एक एलिमेंट b का क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए a के किसी न किसी एलिमेंट का। यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि सिंपल तरीके से अगर आप इसे समझो तो यहाँ पे कोडोमेन जो होता है दैट शुड बी इक्वल टू रेंज। ठीक है, जो रेंज होती है फंक्शन की उसके इक्वल होना चाहिए कोडोमेन, तभी आपका जो फंक्शन होगा वो ऑन टू होगा। तो यहाँ पे जो रेंज है, तो रेंज जो है वो भी क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स b1 b2 b3 ही है। ठीक है, या फिर आपको कैपिटल B भी लिख सकते थे इसे। ठीक है, ये सेट एंड जो आपका कोडोमेन है वो भी आपका यही चीज़ है। ठीक है, कोडोमेन इज इक्वल टू b1 b2 एंड b3। ठीक है, एक और चीज़ जान लो, इसमें इस टाइप का केस कतई नहीं होता। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना a1 a2 a3 b1 b2 b3, तो इसमें b3 छूट गया ना, तो जिसमें कोई भी एलिमेंट b वाले में, b यानी कि कोडोमेन वाले सेट में कोई भी एलिमेंट अगर छूट जाता है, ठीक है, या उसकी प्री इमेज नहीं बनती है a में, या फिर वो किसी भी एलिमेंट का, a की किसी भी एलिमेंट का इमेज वो नहीं है कोई भी एलिमेंट b का। ठीक है, यानी कि कोई भी एलिमेंट छूट जाता है, एक तरह से आप समझ लो, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, वो ऐसा जिसमें भी एलिमेंट एक भी छूटा है वो ऑन टू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है इसमें कि कोडोमेन शुड बी इक्वल्स टू योर, क्या लिखा हुआ है, कोडोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया आप लोगों को, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए थर्ड टाइप का क्या है यहाँ पे फंक्शन, ये है मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब जैसे आपने पढ़ा था 1-1 फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन, उसके जस्ट ऑपोजिट फंक्शंस हैं ये दोनों। ठीक है, एंड यहीं से आपका फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस फिनिश हो जाते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कैसे ये मैनी वन फंक्शन 1-1 फंक्शन के ऑपोजिट कैसे है। अब सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, अ फंक्शन
F which is defined from A to B, A जहाँ पे डोमेन होता है and B is कोडोमेन, is said to be many one function if two or more elements of A। मतलब कि अगर जो है कि फंक्शन जो है A से B तक डिफाइंड है एंड A के दो या दो से अधिक एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज इन बी, ठीक है, ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट्स बी में सेम इमेज रखते हों, ऐसे फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं। ऑलराइट, सो अगर हम ए एंड बी टू ऐसे फंक्शंस ले लेते हैं, ए सेट्स ले लेते हैं, ये हो गया इनके बीच फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे a1, a2, a3 है एंड हियर इट इज़ b1, b2 एंड b3, ठीक है। तो 1 to 1 फंक्शन में क्या होता था, ये होता था कि 1 से 1, एक से एक मिलेगा एंड हर एक एलिमेंट की, ए के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दो एलिमेंट्स की सेम इमेज बन गई जाके, बट ये तो हो गया आपका 1-1 फंक्शन, ठीक है, दिस वन इज़ 1-1। बट अब देखिए इधर बनाती हूँ मैं, ए ये हो गया आपका सेट एंड बी इज़ अ सेट एंड एफ इज़ अ फंक्शन बिटवीन देम। चलो यहीं पे ऐसे लिख देती हूँ। ओके चलो, तो इसमें हो गया a1, a2, a3, b1, b2 एंड b3। ऑलराइट, तो अगर इसमें ऐसा हो जाए कि a1 की इमेज b1 है एंड a2 की भी b1 है एंड a3 की b2 आ रही है, ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह के फंक्शन को आप मेनी वन फंक्शन कहोगी, क्योंकि इसमें क्या है, दो या फिर दो से अधिक भी, ऐसा भी हो सकता था कि a3 की भी इमेज b1 ही होती है ना, ऐसा किसी किसी केस में हो सकता है, लेकिन इसमें देख लो किन्हीं दो एलिमेंट्स की ठीक सेम इमेज बन रही है, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी मेनी वन, है ना। तो यही डिफरेंस होता है किसके बीच में, 1-1 के बीच में एंड मेनी वन के बीच में। 1-1 में एंड मेनी वन में सिर्फ आपको ए को देखना होता है, ठीक है, जो डोमेन वाला सेट है उस पर फोकस करना होता है, जबकि आपको इनटू फंक्शन में एंड ऑन टू फंक्शन में जो बी वाला होता है यानी कि जो कोडोमेन होता है उस पर फोकस करना होता है। इसमें क्या फोकस करना होता है 1-1 में, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि a1, a2, a3 जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ए के अंदर सबकी डिफरेंट इमेज बननी चाहिए, किसमें, बी में, ओके। जबकि इसमें क्या होता है मेनी वन में दो या दो से अधिक एलिमेंट्स ए के अंदर जो है लाई कर रहे हैं, उनकी कोई एक इमेज, सिंगल इमेज या फिर सेम इमेज हो सकती है बी के अंदर, तो ऐसे फंक्शन को हम मेनी वन कहते हैं एंड इस टाइप के फंक्शन को हम 1-1 फंक्शन बोलते हैं। आ गई बात समझ में। अब देखो, अगर मान लो एक फंक्शन 1-1 नहीं है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ होती है कि वो मेनी वन होगा, ओके, है ना, ये चीज़ समझ में आ गई आई थिंक। अब देखो फोर्थ वन इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज एन ऑनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट इनटू फंक्शन है यहाँ पे, इनटू फंक्शन, into function if there exists an element in B having no pre-image in A, ठीक है, जस्ट उल्टा है किसका, ऑन टू का। ऑन टू में था कि B के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए A में, जबकि इसमें कह रहा है कि एक एलिमेंट B में छूट जाए या एक से ज़्यादा एलिमेंट B में ऐसे हों जिनकी कोई भी इमेज ना हो, किसमें, A के अंदर, जिनकी कोई भी प्री इमेज ना हो A के अंदर, ऐसे जो फंक्शंस बनेंगे उन्हें हम इनटू फंक्शंस कहेंगे, ठीक है। अब देखो, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज इनटू फंक्शन इफ इट इज़ नॉट एन ऑन टू फंक्शन। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इनटू होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ऑन टू होगा तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे उनकी प्री इमेज तो होगी, बट अगर वो ऑन टू नहीं होगा मतलब कोई ना कोई छूटा हुआ है ना, कोई ना कोई एलिमेंट छूटा हुआ है बी के अंदर, मतलब कि छूटा हुआ है तो वो इनटू हो जाएगा, वो इनटू की डेफिनेशन में आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं इसको। ऐसे सेट ले लो ए एंड एक सेट ले लो ऐसे ही बी, ऑलराइट। तो अब देखिए इसमें a1, a2, a3 एंड इसमें b1, b2, b3, ठीक है। तो a1 की हमने b1 कर दी, b2 की b2 ही है एंड a3 की हमने b2 कर दी। तो अब देखिए इसमें b3 आपका क्या है, छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। अब b3 इसमें छूट रहा है तो अब इसमें क्या किया जाए, छूटने वाले का क्या होता है डेफिनेशन, इनटू होगा वो, ठीक है, तो ये इनटू हो जाएगा,
ठीक, ऐसा भी हो सकता था कि B3 तो छूटा ही है, इसके आगे भी ऑल एलिमेंट्स हो सकते थे कि एक छूटा है, 2 भी छूट सकते थे, 3 भी छूट सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे एग्जाम्पल में एक ही छूटा है, तो एक या एक से अधिक एलिमेंट्स भी अगर आपके छूटते हैं इसमें B के अंदर, जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होती है A में, तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। ओके, एंड ऑनटू क्या था, ऑनटू में इनकी सबकी इमेज होती थी। ऑनटू फंक्शन इस टाइप का होता था, ठीक है। 1 1 पे मत जाना, सिर्फ मैं बी को फोकस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो है ये ऑनटू भी हो जाएगा, नॉट ऑलवेज, हर समय नहीं होगा, बट सिर्फ बी को देखो, ए को नहीं देखना है। ए के बेसिस पे तो हमने 1 1 इसे बताया, एंड बी के बेसिस पे हम इसे ऑनटू बता रहे हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट, देखो यहाँ पे रेंज जो है वो कोडोमेन की इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही ये आपका वाला जो हो जाएगा ये इनटू भी होगा, ठीक है। यहाँ पे डोमेन के बेसिस पे मैंने 1 बताया ना, लेकिन यहाँ पे रेंज के बी के जो कोडोमेन है उसके बेसिस पे यहाँ पे इनटू बता रहे हैं। इनटू में क्या होता है, एक एलिमेंट छूटा होता है, ठीक है। तो उसी तरह का एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ का सिर्फ ए देखो, आप इसी एग्जाम्पल पे फोकस करना, सिर्फ ए को देखो, तो ए के बेसिस पे आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो होगा वो मेनी वन फंक्शन होगा, है ना। मेनी वन, इट विल बी मेनी वन, है ना। एंड इसके बेसिस पे ये वही तो है जो ऊपर लिखा है ना, एंड आपका कोडोमेन के बेसिस पे जब इसे जज करोगे, देखोगे, तब ये इनटू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक फंक्शन आपका इनटू भी हो, मेनी वन भी हो, है ना। एक ही फंक्शन 1 1 भी हो, ऑनटू भी हो, है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कोई एक फंक्शन, 2 तरह के फंक्शंस, 2 काइंड्स ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं। ऑलराइट, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 1 के लिए एंड मेनी वन के लिए हम डोमेन को देखते हैं, एंड किसके लिए, इनटू के लिए एंड ऑनटू के लिए हम क्या देखते हैं, कोडोमेन को देखते हैं। ऑलराइट, आई थिंक इतना समझ में आ गया। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलेंगे मेथड की तरफ कि क्या ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से हम कोई गिवन फंक्शन को प्रूव कर पाते हैं 1 1 या फिर ऑन टू, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बट हमें मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमने तो भाई अभी एग्जाम्पल में देखा ही था कि हम पुट कर करके वैल्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई गिव, तो ए है एंड बी एक सेट है, इसमें आपके A1 A2 A3 एलिमेंट्स है, एंड बी में B1 B2 एंड B3 करके एलिमेंट्स हैं। तो हमने देखा कि A1 का B1 बन रहा है, A2 का B2 बन रहा है, A3 का B3 बन रहा है। ऐसे हर एलिमेंट के लिए हम चेक कर लेंगे एंड ठीक है, कह देंगे कि द गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, है ना। इट इज़ टू ईजी, है ना। इसी तरह से हम ऑन टू के लिए भी कर देंगे। मान लेते हैं कोई आपका एलिमेंट छूट गया बी में, है ना, उसकी प्री इमेज नहीं मिली आपको ए में, देन वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये। बट अगर आप इस बारे में सोचें और गहराई से, देन ये फाइनाइट सेट्स हैं। ए एंड बी क्या है, फाइनाइट सेट है। इनमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। हो सकता है इसमें 3 हो, इसमें 4 हो, ऐसे करके हो सकते हैं। बट जो भी हैं ये फाइनाइट सेट्स हैं, है ना। इनफाइनाइट सेट्स के लिए हम क्या करेंगे, कब तक हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे, इन्फिनिटी तक चेक करेंगे क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत है, एक एल्गोरिदम की ज़रूरत है, जिसकी मदद से हम इनफाइनाइट सेट्स भी हमें दे दिए जाएं, ठीक है, एंड एक फंक्शन दे दिया जाए, तब हम क्या कर सकते हैं, ऑन टू फंक्शन है, K1 1 फंक्शन है, मेनी वन है, ये सारी चीज़ें का हम पता लगा सकते हैं। ऑलराइट, सो इसीलिए हम एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ती है। स्टेप वाइज वही एल्गोरिदम अगर आप फॉलो करोगे हर फंक्शन के लिए, तो आप ये जान पाओगे कि वो फंक्शन ऑन टू है कि आपका 1 1 है, ये सारी चीज़ें। ऑलराइट, सो फाइनाइट फंक्शन के लिए तो इस तरह से आपका फाइनाइट जो सेट्स गिवन होते हैं फंक्शन में, तो उनके लिए तो आपका ये फ़ायदेमंद है। बट इनफाइनाइट अगर आपके पास सेट्स दिए होंगे, ठीक है, जिनके बीच कोई फंक्शन बन रहा होगा, तो आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, उन्हें आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत होगी। ऑलराइट, सो इसीलिए आपको एक मेथड, एक एल्गोरिदम पता होना ज़रूरी है। सो नाउ अब देखो यहाँ पे एल्गोरिदम फॉर 1 1 फंक्शन, एल्गोरिदम फॉर 1 1 फंक्शन। अब फॉर 1 1 फंक्शन मतलब फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन, ठीक है, ये आप लिख सकते हो पूरा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, फॉर 1 1 फंक्शन। अब देखो सबसे पहला स्टेप आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहला कंसिडर करोगे लेट x1, x2 बी एलिमेंट ऑफ डोमेन जो आपका गिवन होगा, ठीक है।
डोमेन। या फिर अगर आप किसी फंक्शन को डिफाइन कर लेते हो, जैसे मान लेते हैं फंक्शन आपका गिवन है a से लेके b तक, ठीक है, तो इसमें डोमेन की जगह पे आप लिख सकते हो a सिंपली, है ना, ये चीज़ लिख सकते हो। डोमेन मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि समझ में आ जाए कि हाँ डोमेन की बात की जा रही है। सेट ए मतलब क्या, सेट ए मतलब डोमेन, ऑलराइट। सो लेट x1 एंड x2 बी एलिमेंट ऑफ ए, ये चीज़ है आपकी, है ना। एंड आपको कोई फंक्शन दिया होगा, मतलब एक फॉर्मूला आपको दिया होगा, ठीक है, जिसमें आपको x1 एंड x2 को पुट करना है, ठीक है। सो नाउ फाइंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, फाइंड fx1 एंड fx2, ठीक है, ये चीज़ आपको करनी होती है। अब देखो ये चीज़ हो गई सेकेंड, आपका सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप आपका हो गया कि पुट fx1 इक्वल्स टू fx2, ये दोनों को आप इक्वल पुट करिए, ठीक। अब इक्वल पुट करने के बाद अगर ये चीज़ इम्प्लाई करती है if fx1 equals to fx2, f of x2 implies that x1 equals to x2, then the given function is 1 1, ठीक। तब आपका जो गिवन फंक्शन होगा वो 1 1 हो जाएगा। अदरवाइज इट इज़, या फिर इट विल बी मैनी वन, ठीक है। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो वो मैनी वन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किस कंडीशन को, वो 1 1 की कंडीशन को अबॉलिश कर रहा है, तो ये मैनी वन ही होगा, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम हो जाएगा किसका, आपके 1 1 फंक्शन का। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 9 पे गिवन है एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 में आप देखो अगर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात की जा रही है। अब इसमें भी एक फॉर्मूले के ही उसमें दिया हुआ है आपका क्या, फंक्शन। चलो इसे इरेज कर दूँ मैं, एक फॉर्मूला ही दिया हुआ है, एक फॉर्मूले के तरीके से fx इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा है आपका 2x, ठीक, fx इक्वल्स टू 2x लिखा है। तो हमने क्या करना है इसमें मान लो fx इक्वल्स टू 2x दिया हुआ है, तो लेट करोगे x1 x2 जो है कि क्या है आपका एलिमेंट है डोमेन का। यहाँ पे डोमेन क्या है, फंक्शन दिया हुआ है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, ठीक है, r से r तक जो है कि डिफाइंड है, यानी कि r यानी कि रियल नंबर्स आपका यहाँ पे डोमेन है। सो x1 x2 जो है कि यहाँ पे लिख दोगे लेट x1, x2 एलिमेंट ऑफ r है, ये मान लोगे। देयरफॉर आपका fx1 विल बी इक्वल्स टू 2x1, ठीक है, एंड fx2 जो हो जाएगा आपका विल बी इक्वल्स टू 2x2, ठीक है, ठीक है। सो पुटिंग fx1 इक्वल्स टू fx2, ये चीज़ आप लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लो पहले, फिर मैं नीचे लिखती हूँ। ये सब कुछ नोट कर लो क्योंकि आगे क्वेश्चन में मैं लिखने वाली हूँ नीचे। आई थिंक नोट कर लिया है ना। अब इसे रब कर देती हूँ। अब देखो पुटिंग fx1 इक्वल्स टू fx2 में क्या हो जाएगा आपका 2x1 इक्वल्स टू 2x2 आप लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। तो दिस विल इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2, है ना। तो आपका क्या आंसर निकल के आया, यहाँ पे 1 1 की कंडीशन आपकी क्या थी कि अगर आपको x1 इक्वल्स टू x2 निकल आए तो क्या हो जाएगा आपका, ये एकदम यूनिक, बिल्कुल यही होना चाहिए। अगर इसके साथ कुछ और सोल्यूशन भी आता है जो 1 1 को क्या करता है, अपोज करता है, तो वो वाला अगर वो भी आ जाता है ना तो नहीं, तब भी वो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। ऐसा भी होता है कभी कभी आप फैक्टराइज करते हो तो दो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, x1 इक्वल्स टू x2 मिल जाएगा एंड उसके साथ साथ कुछ और भी मिल जाता है। तो उस केस में भी आपका 1 1 नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ जब आपका x1 इक्वल्स टू x2 मिलेगा तभी आपका 1 1 होगा, ठीक है। तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिल रहा है। देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1, ठीक।
1 हमने इसे प्रूव कर दिया। ऑलराइट, आई थिंक समझ में आ गया। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब हम एल्गोरिदम देखेंगे किसके लिए, ऑन टू के लिए। ऑन टू कैसे पहचाना जाएगा वो हम देखेंगे। एल्गोरिदम फॉर ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ये चीज़ है एल्गोरिदम फॉर ऑन टू फंक्शन, ये पूरा होगा ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा जो डेफिनेशन है वो पूरी लंबी चौड़ी आप उस पर मत जाइए। रेंज शुड बी इक्वल्स टू कोडोमेन, दैट्स इट, बस ये बहुत इजी है इसकी डेफिनेशन। ओके, सो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी फंक्शन आपको गिवन हो, मान लीजिए एक फंक्शन है जो कि आपका a से b तक डिफाइंड है एंड आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स समथिंग, कोई फंक्शन दिया होगा, है ना, कोई फॉर्मूला टाइप का दिया होगा। तो वो चीज़ आपको क्या करनी है, पुट, पहला स्टेप होता है इसमें, पुट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक, ये चीज़ आप पुट करिए। ओके, अब ये चीज़ जब आपने पुट कर ली, ठीक, एफ एक्स की वैल्यू जो भी आएगी, अब वो पुट कर ली, अब वो क्या करना है आपको, यहाँ पे x के टर्म्स में y को लिखा गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हम रेंज फाइंड आउट करने में करते थे ना, अब आपको x को y की जगह पे लिखना होगा एंड x को y के टर्म्स में डिफाइन करना होगा, ठीक है, ये चीज़। नाउ पुट x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, दैट इज क्या हो जाना चाहिए, वो x इक्वल्स टू y, कोई और ही फंक्शन वो बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से आपको इसमें लिखना होगा। अब यहाँ पे क्या, यहीं पे मेन किस्सा आपका शुरू होता है। अब देखो थर्ड में, इफ फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ b, ठीक है, क्योंकि y एलिमेंट जो होगा आपका वो किसका होगा, b का ही एलिमेंट होगा, है ना, रेंज आपके जो कोडोमेन है उसी का एलिमेंट होगा। सो फॉर ऑल y इज एन एलिमेंट ऑफ b, द वैल्यू ऑफ x obtained from x equals to 5y is element of a, then the given function, इसका मतलब अभी मैं आपको बता रही हूँ, then the given function will be on to, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो यहाँ पे सबसे सिंपल सी चीज़ थी, मैंने जो आपको बताया कि कोडोमेन अगर आपका इक्वल हो जाता है रेंज के, तब आपका हो जाता है ये जो गिवन फंक्शन होता है, तब आपका हो जाएगा ऑन टू। बट अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल होती है तब आपका हो जाता है ऑन टू, फंक्शन नहीं होता है तब आपका इनटू हो जाता है, ठीक है, जब कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो वो इनटू होगा। ऑलराइट, सो अब देखो ये चीज़ जो लास्ट में थर्ड पॉइंट है वो हम समझते हैं, इफ़ फॉर ऑल y इज एन एलिमेंट ऑफ b, ठीक है, y मतलब एक जनरल सा वेरिएबल दे दिया गया है, ठीक है, किसके लिए, b के सारे एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, यानी कि आप b आप अगर एक वो मानो कोडोमेन मानो तो उसमें मान लो y1 y2 y3 करते करते इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो y1 y2 ऐसे करते करते सारे उसमें एलिमेंट्स हैं। तो इफ़ फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ b, यानी कि सबके लिए, यानी y1 y2 y3 करके इन्फिनिटी तक जितने भी एलिमेंट्स हैं b के, द वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन्ड फ्रॉम x इक्वल्स टू 5y। अब x इक्वल्स टू 5y जो भी आपका फॉर्मूला बना है उसमें जब आप y1 पुट करते हो, y2 पुट करते हो y के प्लेस पे, y3 पुट करते हो, y4 पुट करते हो, y5 पुट करते हो, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जहाँ तक भी वो सेट है b के अंदर, जहाँ तक भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसके अंदर पुट करते हो, तो जो आपको x की वैल्यूज़ मिलती हैं, यानी कि सेट a के लिए x की वैल्यूज़, जैसे x1 मिलेगा, x2 मिलेगा, x3 मिलेगा, ठीक है, ऐसे करके आपके पास अनगिनत वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक इसमें भी मिलेंगी। तो जो मिलेंगी अनगिनत वैल्यूज़, अगर वो अनगिनत x की वैल्यूज़ आपकी अगर a का एलिमेंट होती हैं, ठीक है, a का एलिमेंट्स होती हैं, देन द गिवन फंक्शन विल बी
ऑन टू, तब वो ऑन टू कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ तो बताई जा रही है कि y1, y2, y3, y4 इन्फिनिटी तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, B के अंदर, उनकी सबकी प्री इमेज बन रही है A में। तो वही कहा जा रहा है कि अगर x हो, सारे x जो मिलेंगे हमें इसके आंसर्स, वो A के एलिमेंट अगर होंगे, यानी कि इन सब की प्री इमेज होगी अगर A में, देन आपका ऑन टू हो जाएगा वो फंक्शन, ठीक है। अगर नहीं, A का एलिमेंट नहीं होता है वो, ठीक है, कुछ और ही A के बाहर आपको वैल्यू मिल जाती है x की, देन क्या हो जाएगा, देन आपका इनटू हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है उसका, A के अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। देन आपके इनके एलिमेंट्स जो है छूट जाएंगे, मतलब इनमें आपको प्री इमेज नहीं मिली A के अंदर इनकी, ठीक। तो ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा। एंड कंडीशन आई थिंक आपको समझ में आ गई है ऑन टू की। ऑलराइट, अब देखिए 9th क्वेश्चन में ही आपको क्या करना था, जो हमने अभी 1-1 के लिए सीखा है, आप इसे रिवाइंड करके आप जो है कि अभी वो कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। वैसे रब कर देती हूँ, एग्जाम्पल बस देख रही हूँ। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 9 में, इसके लिए मैं आपको टाइम देना भूल गई नोट करने के लिए, तो बस जब मैं समझा रही थी उसके थोड़ी देर बाद देख करके पॉज करके उसे नोट कर लेना। ऑलराइट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ही हमने देखा था कि आपका fx इक्वल्स टू 2x गिवन था, है ना। तो इसमें हमने 1-1 तो कर लिया, बट क्वेश्चन में क्या दिया था आपके कि प्रूव दैट f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है, एंड fx इक्वल्स टू 2x इज 1-1 एंड ऑन टू भी है, ये भी हमें प्रूफ करना था। सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऑन टू के लिए y इज इक्वल टू 2x आपको पुट करना होगा, y इज इक्वल टू एंड fx की जो वैल्यू है 2x, ये चीज़ पुट करोगे, ठीक है। अब x के, ठीक है, x को एक तरफ, y की वैल्यूज़ जो है कि एक तरफ, मतलब कि x इक्वल्स टू y/2 हो जाएगा। x को y के टर्म्स में लिखना होता है, ठीक है, बताया मैंने। अब ये चीज़ आपने की, अब इसमें चेक करो f इज़ डिफाइंड फ्रॉम r टू r, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो अब देखो रियल नंबर से रियल नंबर तक, तो आप देखो y की हर एक वैल्यू जो रखते हो, ठीक है, फॉर एवरी y इज एलिमेंट ऑफ r, ठीक है, यहाँ पे तो हर एक y की एलिमेंट जो रखते हो, y की वैल्यू जो रखते हो r में से, यानी कि रियल नंबर्स में से, तो रियल नंबर्स में से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी वैल्यू अगर रियल नंबर की उठा कर रखोगे तो जो x की वैल्यू हर बार आपको मिलेगी वो एक रियल नंबर ही तो मिलेगी, है ना। एंड हमें भी ये दिखाना है कि जो भी वैल्यू हमें y के यहाँ पे हमने चूज़ करी है, उसकी वजह से जो इस एक्सप्रेशन से हमें x की वैल्यूज़ मिल रही हैं वो क्या है, वो किसका एलिमेंट है, वो r का ही एलिमेंट है, यानी कि आपके डोमेन का ही है, ये चीज़ हमें दिखानी होती है, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिखोगे, अब देखो अगर y की वैल्यू रियल नंबर रखोगे तो देखो x इक्वल्स टू रियल नंबर अपॉन 2 जो होगा वो भी रियल नंबर ही आएगा। कोई भी रियल नंबर अपॉन 2 रखोगे तो वो रियल नंबर ही आने वाला है, कुछ और नहीं आने वाला है। मतलब हमारा साफ हो गया कि यहाँ x भी जितने मिलेंगे वो भी r का ही एलिमेंट होगा, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट दैट इज़ y एलिमेंट ऑफ r, ओके। अब देखो x की वैल्यू आपको y के टर्म्स में मिल गई। अब देखो यहाँ पे अगर हम fx लिखना चाहें अब ऐसे भी तो लिख सकते हैं fy/2, है ना, क्योंकि x की जगह पे y/2 भी पुट किया जा सकता है। तो आपका क्या आंसर आएगा, आ जाएगा 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई x यानी कि y/2, ठीक, तो y/2 विच इज़ इक्वल टू y, ठीक। तो इससे भी पता चल रही है आपकी वैल्यू क्या है, आपको y दे रही है। जब आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिख रहे हो तो आपको y ही अल्टीमेटली मिल रहा है, ठीक। तो ये चीज़ आपको मिल गई। तो अब आप ऐसे उल्टा कर दोगे उसका, तब भी आपका यहाँ तक आंसर आ गया। तो इससे आपको पता चलता है, हेयर आप लिखोगे अब, हेयर फॉर ऑल y इज़ एन एलिमेंट ऑफ b यानी कि यहाँ पे हमारा b कोडोमेन था, यहाँ पे b क्या है, r है, ठीक है। तो y is element of r, for here for all y is element of r, value of x obtained from किससे obtain की गई है भाई, obtained from x equals to y/2 is values of x या value of x obtained from x equals to y/2 is element of r, ठीक है। एलिमेंट ऑफ r मतलब यहाँ डोमेन वाले r की बात हो रही है, ठीक है, डोमेन, ठीक है। देयरफॉर हेंस
या फिर लिख सकते हो हेंस द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। आई बात समझ में? तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ आपको पूरी करनी होती है किसमें, ऑन टू फाइंड आउट करने के लिए। ये वाला स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड स्टेप होता है। इसी में यही तो कहने का यहाँ पे मतलब है कि हर एक y की वैल्यू जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आपके कोडोमेन के अंदर, ये कोडोमेन वाला R है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। कोडोमेन और डोमेन कभी कभी सेम भी होते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कौन सा कोडोमेन वाला R है कौन सा डोमेन वाला। तो y वाले केस में कोडोमेन है, ठीक है। तो हेयर फॉर ऑल y की हर वैल्यू जो R के अंदर है उस पे क्या हो रहा है, आपको वैल्यू ऑफ x जो मिल रही है किससे, इससे। यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर रहे हो R में से निकाल कर, हर एक y की वैल्यू, एंड आपको उसके चलते हर एक x की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। तो वो हर एक x की वैल्यू किस में लाई कर रही है, डोमेन में लाई कर रही है, ठीक है। इसका ये कहने का मतलब है कि हर एक y की वैल्यू की प्री इमेज है किसमें, डोमेन के अंदर, ठीक है। तो यही चीज़ क्या हो जाती है, यही चीज़ तो बताती है ऑन टू फंक्शन, ठीक, यानी कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, यही बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको करना है, कोई भी फंक्शन यहाँ पे गिवन हो सकता है, यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो यहाँ पे किए गए हैं। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ गया, तो इसे अब नोट डाउन कर लीजिए। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, जितना भी आज हमने कवर किया काइंड्स ऑफ फंक्शंस, किस तरह से पहचाना जाता है वन वन कैसे हो, कौन सा फंक्शन वन वन है, कौन सा फंक्शन ऑन टू है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। एंड इसमें भी अगर कोई डाउट है तो फिर से रिपीट करिए वीडियो को, फिर से देखिए। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।